सबसे पहले आज बात होने जा रही है बरेली की। बरेली में आज हाई अलर्ट है। आई लव मोहम्मद के नाम पर 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। बरेली के सबसे बड़े मौलाना तौकीर रजा खान जेल में हैं। पुलिस दंगाइयों पर एक्शन कर रही है। तौकीर के आला हजरत खानदान चेतावनी दे चुके हैं, अगर प्रशासन का एक्शन नहीं रुका तो फिर ठोस कदम उठाया जाएगा। इस बीच बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज से पहले बरेली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। बरेली जिले की अगर केवल बात करें तो करीब 8000 पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। दूसरे जिलों से आई हुई पुलिस को 4 अक्टूबर तक फिलहाल के लिए रोका गया है। ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इंटरनेट और एसएमएस पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में तब्दील किया गया है। खास तौर से मिक्स्ड आबादी वाले इलाकों की अतिरिक्त सुरक्षा रखी गई है। दरअसल पिछले 26 सितंबर को यानी कि जुमे के ही दिन बरेली में एक हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, फिर फायरिंग हुई। हिंसा करने वालों पर बरेली प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू की। पिछले एक हफ्ते में बरेली में बुलडोजर एक्शन से लेकर हाफ एनकाउंटर तक सब कुछ हो चुका है। अब आज चूंकि इस हिंसा के बाद ये पहला जुमा आया है, प्रशासन इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। वहां की जो तस्वीरें हैं वो तो लगातार हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने मुसलमानों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फसाद ना करें, पैगंबर के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा करें। आप पहले ये बयान सुने, फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। जिस तरीके से अब जुमे की नमाज है, तो हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का साथ दें, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना सबसे पहला काम है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराए तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने, तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है और हम यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग शासन प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें। अब जो बात मौलाना इफ्राहिम कह रहे हैं, यही तो बात समझाने की सरकार भी कोशिश कर रही है। तब फिर सरकार के ऊपर इल्जाम क्या लग जाता है कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं लहराने दिए जा रहे हैं और जो पोस्टर लेकर बाहर निकलता है उसके ऊपर पुलिस डंडे बरसा रही है। लेकिन अभी मौलाना इफ्राहिम ने क्या कहा? यही तो कहा कि ना नाम का और ना ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। क्या गलत कहा? सही बात कही, लेकिन समझ में आए तब ना। हमारे 3 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात पते की कही जा रही है, लेकिन वही बात जब दूसरे लफ्जों में कही जाती है तब समस्या खड़ी हो जाती है। अब आई लव मोहम्मद के नाम पर चूंकि सियासत हो रही है, ओवैसी ने इस मुद्दे पर मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि भारत में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी है। आप सुनिए क्या कहा ओवैसी जी ने। इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है।
वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा? ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि हाँ हिंसा होना गलत है। जब ये बात मान रहे हैं हिंसा होना गलत है तो फिर इसमें सियासत क्यों लेकर आ रहे हैं? हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा को खोलते हुए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स ये प्रेम के प्रदर्शन के साथ साथ चल रही है। समस्या तभी खड़ी हो रही है जब आई लव मोहम्मद की आड़ में या अपने नबी के प्रति प्रेम के प्रदर्शन की आड़ में जब हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, प्रदर्शन की इजाजत ना मिले तब भी सड़क पर निकलने की कोशिश होती है, समस्या तब खड़ी होती है। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि इस देश में या दुनिया में किसी को आई लव मोहम्मद पर क्यों ऐतराज होगा? जिसको ऐतराज है वो गलत ऐतराज है। क्यों ऐतराज करेंगे भाई? हमारी मर्जी है, हमारी आस्था है, हमारी स्वतंत्रता है। और भारत तो ऐसा है जिसको बार बार कहा जाता है ना कि इस्लाम में इतने फिरके हैं और सब के सब भारत में है, दुनिया के और किसी देश में सब नहीं है। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान ने मुसलमान होने की बुनियाद पर, इस्लाम होने की बुनियाद पर इस्लामिक गणराज्य बनाया, हालांकि गणराज्य कहाँ है, इस्लाम भी कितना बचा है, वहाँ भी स्थिति है कि अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, वहाँ स्थिति ये है कि बलोचों के साथ क्या हो रहा है। तो आप दुनिया में अकेली ऐसी भूमि है जहां सबका सम्मान है, जो चाहे जो मर्जी चाहे वो करो। लेकिन मर्जी कैसी? अब मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं, मौलाना साहब कितनी बढ़िया, कितनी सलीके की बात करके गए, और उसके बाद हमने ओवैसी साहब को सुन लिया, जिनको कभी कोई लगता है कि बड़ा सलीके से, बहुत जिसको कहते हैं ना कि एकदम बढ़िया से तार बांधते हुए लेके जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि इतना विद्वान, इतना बढ़िया व्यक्ति है। अब वो कह रहे हैं कि आई लव मोदी का पोस्टर लगाओ तो मीडिया और सब बड़ा बढ़िया हो जाता है, आई लव मोहम्मद के ऊपर ऐतराज है। एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को। आई लव मोदी, मोदी एक पर्सनालिटी है। आई लव ओवैसी भी आपके समर्थक लगाएं, किसी को कहां ऐतराज है? ऐतराज से आगे का मसला क्या है? मान लीजिए आई लव ओवैसी लगाया, वो पोस्टर कहीं गिर गया, या मोदी जी का पोस्टर कहीं गिर गया, तो सर तन से जुदा होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। और ये जिस तरफ जा रहा है वो खतरनाक है। मैं आज सुबह सुबह मैंने देखा कि आई लव मोहम्मद की अब टी शर्ट्स आ गई, मतलब नॉर्मल टी शर्ट अब लोग पहनकर निकलने लगे हैं। इसमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं में भी तो बहुत कुछ लगाकर और चित्र लगाकर चलते हैं। मुश्किल यह है कि यहां चित्र, मूर्ति, प्रतीक, ये सारी चीजें अलाउड है आपको। इस्लाम में मैं जो सुनता हूं, मैं तो इस्लाम को जानता नहीं हूं, लेकिन जो सुनता हूं वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुफ्र है। अब आप सोचिए कहां जाना चाह रहे हैं आप। और मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं, तो कितना बड़ा खतरा होगा। फिर दूसरा, आपको लगता है तो आप लगाइए, अपने घर पर लगाइए बढ़िया सा आई लव मोहम्मद, आप कहीं आपकी दुकान है वहां लगाइए बढ़िया सा आई लव मोहम्मद। अपने जिसके ऊपर, जिसके प्रति आपकी आस्था है उसको सम्मान भी दीजिए, और वो सम्मान आप बचा सकते हैं। लेकिन आप सड़क पर लगाएंगे, पोस्टर में लगाएंगे, होर्डिंग पर लगाएंगे, तो दिक्कत ये हो गया पहला पक्ष। दूसरा वाला खतरनाक पक्ष है जो तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं। मौलाना जो इफ्राहिम, क्या नाम है उनका, जो मौलाना साहब का, उन्होंने जो कहा वो बात सरकार अमल में ला रही है। यानी योगी जी वो काम कर रहे हैं जो ये मौलाना भी चाहते हैं। इस्लाम के नाम पर दंगा करने की, शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, और मुझे लगता है कि उसमें जो भी बाधा बने उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सीधी सी बात है। कुमार सुनो हमारे सहयोगी बरेली से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, आज क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हिंसा के बाद का ये पहला जुमा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हम सुबह से लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन नमाज का समय हो गया, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? देखिए मीनाक्षी, तकरीबन 5 से 6 घंटे से मैं बरेली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ, खासतौर पर जो सेंसिटिव इलाके वहाँ पर घूम रहा हूँ। नौमेला मस्जिद से महज मैं तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और
जो व्यवस्था प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पत्थर तो छोड़िए, एक जो है कंकर भी जो है किसी के ऊपर फेंक दे। इस तरह की व्यवस्था जो है पुलिस और प्रशासन ने की हुई है। सबसे बड़ी बात कि आज पहला जुम्मा है हिंसा के बाद और आज जुम्मे की नमाज होनी है और उसी दौरान कई सेंसिटिव इलाकों से एक विजय जुलूस निकला है विजयदशमी का, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। तो क्या दिक्कत है? देखिए, किसी को भी धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन आप करें, लेकिन उस धार्मिक जो आपका आयोजन है उसको आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, दूसरे, खासतौर पर दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के ऊपर। तो पुलिस की पूरी व्यवस्था है, तकरीबन 8,000 से ज्यादा लोग जो हैं पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, ड्रोन, पैरामिलिट्री फोर्स और इसके साथ साथ जो ये बात बिल्कुल दूसरी ठीक है फोर्सेज कुमार। हैं, दूसरे जिलों की देखिए, इतनी पुलिस आकर खड़ी हो जाए तो शांति तो बनी रहेगी। चुनौती तब होती है कि पुलिस ना हो और तब भी शांति बनी रहे। उम्मीद और आशा तो इस बात की होनी चाहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद पर किसी को ऐतराज नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फसाद करने से आपत्ति है। असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके माहौल खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस तरह के एक सनसनीखेज बयान देते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को आई लव मोहम्मद कहने पर रोक नहीं है और ना किसी को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति पर रोक है, लेकिन कानून तोड़ करके विधि विरुद्ध तरीके से आप सड़कों को घेरने की कोशिश करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, नवरात्रि के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, दिवाली के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून तो कठोरता से काम करेगा। आई लव मोहम्मद अपने घर की दीवारों पर चिपकाइए, अपने गले में तख्ती डालकर घूमिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थानों पर या किसी दूसरे के घर पर आकर के आप अगर अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर रोक लगेगी। विनोद जी, मेरा प्रश्न तो ये है, मैं इसे थोड़ा सा बिहार से जोड़ते हुए आपसे पूछ रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, इस घटना को यदि बिहार में ले जाया जाता है, अब वो राजनीतिक दल से आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक बात वो करेंगे। जिस तरफ हर्षवर्धन जी ने इशारा किया कि समस्या आई लव मोहम्मद के नाम से नहीं है, समस्या उसकी आड़ में हो रहे बवाल से है। इस वक्त वो यही तो चाह रहे होंगे। मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर तो है नहीं बिहार में, यहाँ से एक सेंटिमेंट डेवलप किया जा सके, एक बार फिर से सभी को अपने साथ जोड़ा जा सके। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब सियासतदान हैं और राजनीति करते हैं, इसलिए हमेशा जो राजनेता होते हैं वो ऐसे जिस तरह का जो झगड़ा झंझट होता है, दंगा फसाद होता है, तो ऐसे में अपने लिए एक मौका ढूंढते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं वो रोटी से। तो इसलिए जो है उनको मौका लगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। देखिए, सही बात है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं है। क्यों होगा कि उस देश में धार्मिक आज़ादी है। आप आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव बुद्धा कहिए, आई लव राम कहिए, आई लव महादेव कहिए, आई लव जीसस कहिए, कुछ भी कहिए। आपने किसी आराध्य को आप कह सकते हैं, किसी नेता को कह सकते हैं, जिस नेता के प्रति आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, उसके लिए भी कह सकते हैं। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। समस्या ये आती है जब आप कोई आई लव मोहम्मद बोलता है, दूसरा उस पर रिएक्ट करता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद सड़कों पर लोग उतरते हैं, सड़कों पर उतर करके फिर उसको कैंपेन बना लेते हैं। धर्म को जब कैंपेन बना लिया जाता है तो समस्या होती है। यहाँ इसको कैंपेन बना लिया गया आई लव मोहम्मद वाले स्लोगन को, कि अब टी शर्ट भी पहनेंगे, लोग करेंगे। ये उसी तरह से किसी भी धर्म को जब आप कैंपेन बना लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री जी को भी भाषा जो है उनको थोड़ा संयमित बोलनी चाहिए। पुलिस अपना काम करे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप मतलब इससे प्रवोक होता है। जो आप देश के सूबे के मुखिया हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं आप, और आपको दंगाइयों के खिलाफ खुली छूट दीजिए पुलिस को, और आपने दे भी रखी है। और आप उनको जो है, पुलिस अपना काम भी कर रही है, जो दंगा फसाद करे उन्हें पकड़े, ज़्यादा गड़बड़ करे, लाठी चलाए, जो भी करे तो पुलिस के पास है। आप तो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम करिए। और होता क्या है, जब स्वयं मुख्यमंत्री पार्टी बन जाते हैं या कोई भी नेता किसी भी राज्य का हो, तो फिर जो दूसरा पक्ष होता है वो ऑफेंड महसूस करता है। और ऐसे में बहुत सारा जो ये दंगाई किस्म के लोग हैं उनको आम जन का समर्थन मिल जाता है, आम लोगों का, कि अरे भाई देखिए, अगर वो शांत रहें और पुलिस अपना काम करती रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऐसे दंगाइयों को आइसोलेट करने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है। एक मौलाना इफ्राहिम जी को छोड़ दें, जो बयान अभी उन्होंने दिया, जमीयत का भी आया है, जमीयत ने भी कहा है, मैं याद पढ़ा उनका, उन्होंने अपील की है कि आप रसूल के उसूलों पर चलें, रसूल के नाम को लेके हंगामा ना करें। नहीं, लेकिन तौकीर रज़ा ये कह रहे हैं, उनका खानदान ये कह रहा है कि अगर कुछ और हुआ
तो फिर खामियाजा देखिए, भुगतना पड़ेगा। उसका इलाज है ना, जेल में भेज दिए गए। तौकीर रजा जैसों का इलाज, देखिए कोई भी बड़ा नेता जब तौकीर रजा की भाषा बोलने लगे या उनके सामने संबोधित करने लगे तो फिर उसके बराबर हो जाता है। मेरा मानना है आप बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री, ये इन सब लोगों से बड़े नेता हैं, उनको उनके स्तर पर उतरना नहीं चाहिए, कभी नहीं। मैं तो बताऊं बड़े बड़े कांड हुए इस देश में, ऐसा नहीं है, मतलब आप दंगाइयों को उसको निपटाने के लिए ऐसे ऐसे कांड हुए कि, लेकिन कभी किसी नेता ने इस तरह की भाषा बोली नहीं, पुलिस अपना काम करती रही। तो ये मेरा खाली कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उनको जो है ये जो चंड मुंड ये वो उससे नहीं जोड़ना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के बयान नहीं आएंगे तो प्रोवोकेशन भी दूसरी तरफ से नहीं होगा। ये जो प्रोवोकेटिव लोग हैं ना उनको भी जन समर्थन मिलने लगता है, ऐसे लोगों को अलग थलग करना चाहिए भीड़ भाड़ से, पब्लिक से। आम मुसलमान एक तरफ और इस तरह के जो तत्व हैं उनको एक तरफ, उनको आप डील करिए सही तरीके। जैसे आप तौकीर रजा को आपने डील किया, पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था तौकीर रजा को, तो बेकार 4 दिन ये तो उस दिन से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि जब ये हुआ उससे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था, कि जब ये पता चल गया LIU से भी ये जानकारी मिल गई कि कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं फिर से बिहार के पर्सपेक्टिव पे इसलिए लाना चाह रही हूँ, समीर जी आप इस पर बताइएगा कि अब देखिए इस जुम्मे से अगले जुम्मे के बीच में क्या है, बिहार ही तो है और सबकी नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं। यादव जानते हैं कि यादव मुस्लिम का एक गठजोड़ अगर उनका काम कर जाता है उसके बाद फिर उन्हें बाकियों के लिए वहां से समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। लेकिन एक इकलौते असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ये चाहते हैं कि कम से कम मुसलमानों का वोट बैंक तो उनके साथ आकर खड़ा हो जाए। क्या इस तरीके की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं वो संभल, कानपुर, बरेली से निकलते हुए पटना तक पहुंचती हैं, किशनगंज तक पहुंचती हैं? देखिए ओवैसी साहब तो अपनी गाड़ी जो हैदराबाद से निकलती है अब पूरे हिंदुस्तान में इस नाम पर दौड़ाना चाहते हैं। सिर्फ बिहार तक आप मत समझिए कि वो बिहार का चुनाव है, ठीक है बिहार का चुनाव तो अभी अगले महीने चुनाव वोटिंग होगी तो वो बिहार में उसका फायदा देखेंगे, उसके बाद वो उसे उत्तर प्रदेश में भी लेके जाएंगे, उसके बाद उसे आसाम में भी लेकर जाएंगे। और अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो वो यही गाड़ी लेकर महाराष्ट्र में भी गए थे, दिल्ली में भी उन्होंने इस बात की कोशिश की। तो ओवैसी साहब तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबसे बड़े रहनुमा बनकर निकलना चाहते हैं और सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं। और वो कह भी रहे कि भाई आप कब तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को अपना मुसलमान मानोगे, मुसलमान कम्युनिटी किसी मुसलमान को अपना नेता माने जो उनके लिए दिन रात सोचता हो, जिसकी पार्टी उनके लिए बनी हो। तो मुझे लग रहा है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, भाई वहां पे तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या बाकी पूरे देश में राहुल गांधी को देखने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपका आखिर कौन से आता राहुल गांधी का नाम ले लिया है तो आपके पसंदीदा विषय पर हम आ जाते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर है। राहुल गांधी विदेश जाएं और वहां उनके दिए गए बयान पर भारत में सियासत ना गरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर राहुल के बयान को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में देश को अपमानित कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लैटिन अमेरिका के दौरे पर हैं और 10 दिन में 4 देशों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल कोलंबिया के दौरे पर हैं। वहां राहुल गांधी ने आरएसएस को कोसा और जमकर कोसा। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के मूल में ही कार्यता है। सुधांशु त्रिवेदी अभी इसी का जवाब दे रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी क्यों उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और वो कितने बुद्धिमान हैं और उनका कितना जबरदस्त ज्ञान है, मैं आपको एक उनके वीडियो का वॉइस सुनाना चाहता हूं। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact. Right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident. Right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see
The power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता है हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वो बता रहे हैं, बिल्कुल साहब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मगर वो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हील ड्राइव में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और वो 2 व्हील है। और वो कितना मजेदार बात बता रहे हैं कि साहब वो मोटर बाइक में जैसे ही एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है, मतलब लगता है जैसे कोई नट बोल्ट से जुड़ा हुआ हो। ये वैसे ही भाव है जैसे वो सोच रहे हैं भारत में ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फला अलग हो जाएगा, ढिमा अलग हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं कि इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा लौट के आने के बाद, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, मोटर के इंजन, कार का इंजन, बाइक का इंजन, थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की छात्रा नहीं हूं। हर्षवर्धन जी, आप थोड़ा समझा सके, रोशनी डाल सके तो बताएं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो बड़ी कोशिश की। नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि मेरे पिताजी मुझको इंजीनियर बनाना चाहते, 2 बार कोचिंग कराई, मैं भी नहीं बन पाया। लेकिन इसको समझने के लिए इंजीनियर बनने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल जी भी इंजीनियर नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि राहुल जी जो कह रहे हैं ये मतलब मुझे फिर से इस बात पे आश्वस्त करता है कि इनके ऊपर दया करिए, राहुल जी से सहानुभूति रखिए। इस व्यक्ति को उस काम में डाल दिया गया है जिससे इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति इसको सुने, राहुल गांधी जी की इस पूरी बातचीत को, कि मोटरसाइकिल का इंजन होता है उस पर तो 2 लोग चले जाते हैं, उसका इंजन, उसमें इतना टन स्टील और मेटल लगता है। कार में जाते हैं, कार में तो 1 होते हैं और इंजन देखिए वो आगे लगा होता है, फिर वो इंजन पीछे चला जाता है, फिर इलेक्ट्रिक में। क्यों? सचमुच ये दुनिया भर के लोगों के लिए पहेली है, ये इंजीनियर के वश का नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, राहुल जी का भला अगर जो लोग चाहते हैं उनको इस काम से बाहर निकालिए। राजनीति करने के लिए वो नहीं बने हुए हैं, वो जीवन में कुछ और करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ आप लोगों ने फंसा दिया है। अच्छा, सुधांशु जी और उसके आगे अति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के विश्वविद्यालयों में नहीं बुलाया जा रहा है, वहाँ बुलाया जा रहा है। अरे भाई, जहाँ आपको जान जाते हैं वहाँ तो आपकी योग्यता क्षमता के आधार पर बुलाते हैं ना। मुझे जो जानता है कि हर्षवर्धन जी इस विषय पर बोल सकते तो बुलाता है, और मान लीजिए कोई विदेश वाला मुझे बुलाएगा तो उसको क्या पता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, बुला लेगा एक बार, दोबारा नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसको तो इंजन ऐसे समझ में आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को राजनीति से मुक्त करना चाहिए। एक ब्रेक पर जाने से पहले समीर जी, राहुल गांधी समझाना क्या चाह रहे थे? डिसेंट्रलाइजेशन का कार के इंजन से क्या लेना देना है, या बाइक के इंजन से क्या लेना देना है? देखिए, राहुल गांधी क्या समझाना चाहते थे तो मेरे समझ से परे, ये राहुल गांधी बता पाएंगे कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। और मुझे लग रहा होगा कि भाई अब गुरुजी ने भी हार मान ली होगी कि भाई मैं अपने चेले को या अपने शिष्य को नहीं सिखा सकता, जैसे गुरु वैसा चेला। अब गुरु का आप पूछोगे कौन है गुरु, तो गुरु भाई सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो स्वयं पित्रोदा है, वो उनके गुरु है।
तो वो गुरु और शिष्य मिलकर किस तरीके से बयान देते हैं और किस तरीके से व्यवहार करते हैं। और राहुल गांधी का तो देखिए, ये इंजन का उन्होंने जिक्र करा और संघ का भी उन्होंने इसमें जिक्र करा कि संघ को लेकर वो जिस तरीके से उन्होंने कहा है, इसके पहले भी उन्होंने संघ को लेकर कह दिया था कि भाई आरएसएस की विचारधारा के मूल में कायरता है, ये कहा गया। मुस्लिम ब्रदरहुड से उन्होंने आरएसएस से तुलना कर दी थी। जब वो लंदन में गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मुस्लिम तो भारत में संघ जो है भारत में वो मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है, तो उसकी तुलना तो उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से कर दी थी। तो संघ का जो भय राहुल गांधी के अंदर बैठा हुआ है, कांग्रेस के अंदर जो बैठा हुआ है, हर बार हर वक्त वो संघ का नाम लेकर किसी ना किसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं। भारत में लगाते हैं कि भाई संघ है, सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, संविधान को मानता नहीं है, संविधान पर कब्जा कर लिया है, सरकार पूरी संघ चला रहा है, संघ जो चाहता है वो सरकार में होता है। संघ को लेकर राहुल गांधी दिन रात जिस तरीके से माला भारत में जपते हैं, अब वो जाकर विदेश में जिस तरीके से जप रहे हैं, और बार बार मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि संघ को समझना है तो एक बार आ जाइए, आप समय लीजिए, मिल लीजिए मोहन भागवत जी से, संघ को समझ लीजिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप आपके मन में जो आए वो बोलिए। बिना समझे इस तरीके से एक संगठन के बारे में आप जिक्र करते हो। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो राजनीति, जो हर्षवर्धन जी ने कहा है कि भाई इससे बेहतर है कि वो राजनीति छोड़े और जिस काम को वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो करे। राजनीति राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस की ये जो बुरी हालत हो चुकी है, इसके राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस जिम्मेदार है। पाकिस्तान के युद्ध जीतने वाले फेक नैरेटिव पर आज एयर चीफ मार्शल ने नई स्ट्राइक कर दी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में बताया। एपी सिंह ने दावा किया कि भारत के हमले में पाकिस्तान की बड़ी संख्या में हवाई अड्डे तबाह हुए, 4 जगहों पर रेडार सेंटर तबाह हुए, 2 से 3 हैंगर रनवे पर ध्वस्त हुए। इतना ही नहीं, 4 से 5 F-16 के एयरबेस और एक SAM सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। एपी सिंह ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान भी मार गिराए। इसमें F-16 और F-17 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। आप सुने एयर चीफ मार्शल को, फिर चर्चा शुरू करेंगे। चलिए, बयान जब तक आ रहा है तब हम चर्चा ही आगे बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार विनोद जी पाकिस्तान को सबूत दिए जाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहिए, पर कुत्ते की पूंछ है ना जो टेढ़ी है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। चलिए, किसी देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें सबूत देने की जरूरत क्या है? हमें जो है पाकिस्तान को या अमेरिका को या किसी भी देश को सबूत देने की क्या जरूरत है? हमारी सेनाओं ने वो काम कर दिया जो हमें करना चाहिए था, अपने टारगेट अचीव किए, आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका माकूल जवाब दिया। और जैसा कि एयर चीफ मार्शल साहब कह रहे हैं, एपी सिंह साहब, तो जाहिर है उसको उस पर किसी तरह का संदेह करने कोई कारण नहीं है। वो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, देश के वायुसेना के प्रमुख हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी है। ये देश के बाहर भी और देश के भीतर भी जिसको भारतीय सेना की क्षमता पर किसी भी तरह का शुबा हो, शक हो, उसके लिए हमारे वाइस चीफ मार्शल का बयान काफ़ी है। एयर चीफ मार्शल का बयान ही काफी, खाली इसमें मुझे खाली एक चीज़ का जरूर कहना है कि जैसे ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सब चीज़ें जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया लोकसभा में और राजनाथ सिंह ने जब बोला रक्षा मंत्री, तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए थी कि हमने 5 लड़ाकू विमान गिराए, हमने ये तबाह किया, ये डिटेल भी आना चाहिए था संसद में चर्चा के दौरान, क्योंकि चीज़ें अभी तो आई नहीं, ये तो तब आ चुकी होंगी उनके सामने। अब ये क्यों तब सरकार ने स्पष्ट नहीं किया, ये तो एक जरूर है। लेकिन हमें वाइस एपी सिंह साहब की बात पर पूरा भरोसा है और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जी, आप कुछ ऐड करना मैं ये कह रहा था कि जो सबूत मांगते हैं उनके लिए सबूत देना भी जरूरी है ना। अगर नहीं देंगे तो फिर बाद में सबूत मांगने वाले कहते हैं कि भैया हमें सबूत दीजिए। उनको तो और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी खबर, इतने बेशर्म है कि यूनाइटेड नेशन में जाकर कि जब इतनी अच्छी खबर है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में आते रहना चाहिए। बार बार दर्द बढ़ना चाहिए, एक ही बार में दर्द दे दो तो आदमी भूल जाता है, तो धीरे धीरे बताते रहना चाहिए कि किस हाँ, तो बार बार टुकड़ों में बताते रहना चाहिए। खुशी की बात होगी तो लंबे समय तक खुशी का एहसास बना रहना चाहिए। अब एक ही बार में लोकसभा में सब बोल देते तो उसके बाद बात खत्म होती। अब जैसे कैसे आज हमको आनंद आ रहा है जब उन्होंने बताया एयर चीफ मार्शल ने, तो मन और छाती चौड़ी हो रही है। तो बार बार मौका आते रहना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर 4-6 महीने बाद ऐसी खबर मिलते रहे पाकिस्तान को लेके कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया था, वो जानकारी बाहर आते रहने चाहिए। एक बार बयान हम सुना देते हैं, हमारी टीम बता रही है बयान आ गया है, आप सुने। On ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least
4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16. Along with that, 5 fighters that are high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. तो जो बात एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, वाकई में हर्षवर्धन जी, वो नासूर बन जाना चाहिए ये पाकिस्तान के लिए। रह रह कर जख्म पे जख्म मिलते रहे पाकिस्तान को, तो उनकी भी होश की दवा की तरह ये काम करे। नहीं, जिनकी आदत बुरी है, उन बुरी आदतों को ठीक करने के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐसी छोटी घटना नहीं थी कि वो घटना हुई और भूल जाएगी। उस घटना ने दुनिया के जो डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका पूरा नजरिया बदल दिया है। उस घटना ने अमेरिका के सोचने का तरीका बदल दिया। जिसको लगता था कि भारत की रक्षा रणनीति क्या है, भारत की रक्षा क्षमता क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, उस घटना ने चाइना की थोड़ी सी, जिसको कहें कि समझ विकसित कर दी कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। हम जो समझते थे कि हम 5th जेन 6th जेन हम उधर जा रहे हैं, ये तो अभी 4th जेन पर पड़े हैं, 4.5 जेन के लिए इनको बड़ी मुश्किल है फाइटर जेट की। जिनको ये लगता था कि नहीं नहीं इजराइल है जो सबके बीच में फंसा होता है तो भी लड़ लेता है, आयरन डोम दिखता था, हमने वो सब करके दिखाया है। और उसमें जब हमने हमला किया, उनके एयरबेसेज उड़ा दिए, आतंकवादियों के जनाजे ऐसे निकले कि कंधे कम पड़ गए। वहां 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए हमने उनका पूरा का पूरा जो रक्षा तंत्र था वो तबाह कर दिया। हमने ये स्थिति कर दी कि अमेरिका को लगा कि अब उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उसके हथियार पूरी तरह से खत्म हो रहे थे। अमेरिका, चीन और तुर्की, इन 3 देशों के हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से सज्जित पाकिस्तान का यह हमने हाल किया है। इसलिए बार बार ये दर्द पता लगना चाहिए, टीस उठती रहनी चाहिए। इसका एक ही तरीका है, सुधर जाओ। आतंकवादी बनाना, आतंकवादी भेजना, आतंकवादी घटनाएं करना बंद कर दो। इसकी याद भी थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हिंदुस्तान की डिफेंस की जरूरतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान को अभी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। हालांकि भारत को कितने S-400 चाहिए, इसका नंबर बताने से एयर चीफ मार्शल ने इनकार कर दिया। आपका क्वेश्चन था कि S-400 एंड ऑब्वियसली दैट हैज डन गुड, सो there is a requirement to have more such. There is no limit to numbers that you can buy. Again, I am keeping quiet on what is the plan, whether we want to buy more, how much. If it comes to you through some other source, at least I will not be guilty that I have said something. Okay, I am not saying it will not reach you. You might get it from some other source, but it has proved to be a good weapon system. We have our own system also developing, so we will take a call on that. एंड सिमिलरली इधर जो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दो बातें जो बड़ी इंटरेस्टिंग कही उन्होंने, एक सोचने दो, सोचने में क्या जा रहा है, सोचने दो। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर मनोहर कहानियां उन्हें सुनानी है अपने लोगों के लिए तो वो भी उन्हें सुनाने दो। क्या दिक्कत है? ठीक विनोद जी? बिल्कुल ठीक है, हमें जो कहना है कह दिया। उन्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, करते रहे अपना एंटरटेनमेंट। उनको भी तो अपनी लाज बचानी है।
उनको भी तो अपने देश में अपनी लाज बचानी है, उनके सेना को, तो वो अपना कुछ ना कुछ कहानी करते रहेंगे। सही कहा, मनोहर कहानियाँ हैं। मनोहर कहानियाँ पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, हम लोगों के बचपन में, हम लोगों के ज़माने में बड़ी पॉपुलर अपराध कथाएँ होती थी, जिसमें तमाम तरह के रंग बिरंगे किस्से और कल्पना के आधार पर होते थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है मुझे लगता है AP सिंह साहब से। और इससे ज़्यादा कोई आर्मी एयर चीफ क्या कह सकता है जी। और उन्होंने एक चुनौती दी कि भाई कोई फोटो, कोई पिक्चर ऐसी दिखाओ कि जो हमारा कोई एयरबेस, हमारा कोई हवाई पट्टी या कुछ ऐसा हो जहाँ तबाह आज तक हुआ तो हो। दिखा नहीं पाए। तो कोई अगर सैटेलाइट पूछा इमेजेस तो था उनसे जब विदेशी पत्रकार ने, तो क्या कह दिया था ख्वाजा साहब ने कि वो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए अब जरा। जब अगर सैटेलाइट इमेज हम दिखा सकते हैं तो सैटेलाइट इमेज उनके पास भी होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए ठीक। अब इसके बाद इसका क्या जवाब है? ठीक, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। वहीं गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र भी लिखा, अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग भी की। सोनम वांगचुक को हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लेकर जोधपुर जेल ले जाया गया था। उन्होंने ये अपील की कि राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए 3 पेज के पत्र में अंगमो ने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों से लोगों के हितों के लिए काम करने के कारण उनके पति के खिलाफ जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने पति की स्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान है। गीतांजलि ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 24 सितंबर के हिंसा के बाद लद्दाख के लोगों के खिलाफ पुलिस अत्याचार कर रही है। गीतांजलि ने एक पोस्ट पर लिखा कि क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र है? 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने रानी के आदेश पर 300 मिलियन भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज 1 दर्जन प्रशासक गृह मंत्रालय के आदेश के तहत 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रहे हैं और इस अत्याचार के लिए 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सी बातें शामिल की गई हैं पत्र में, बहुत सी बातें हैं। एक बयान मैं आपके सामने रख देती हूं और फिर सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो कहा और वो जो कर रही हैं और जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा to the President of India, Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला CBI और IT डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट ये कह रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि विच हंटिंग हो रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि डिटेन कर लिया गया, 5 दिनों तक डिटेंशन का लेटर क्यों नहीं दिया गया। जोधपुर जब गए मुलाकात करने के लिए तो मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई। ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, आपसे इस हिस्से की शुरुआत करते चर्चा। देखिए, मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार है देश के किसी भी नागरिक को, अगर उसे लगता है कि उसके खिलाफ ज्यादती हो रही है, कोई सरकार गलत कर रही है, तो न्यायालय जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा भी हुआ एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट गई है वो, सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम अब इस बहाने से जो बात होगी, तो सोनम वांगचुक के ऊपर जो भी आरोप हैं या जिस आधार पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिस आधार पर उनको जोधपुर की जेल में रखा गया, वो भी सामने आएगा। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हैं। मैं निजी तौर पर यह नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक को आप देशद्रोही अपराधी घोषित कर दें, लेकिन सोनम वांगचुक की भूमिका पिछले कुछ समय से बड़ी विचित्र सी रही है। 2018 में उनको जो जमीन मिली
2007 में, उससे बहुत पहले 2018 में तो इनकी सरकार थी, इन्हीं मोदी जी ने उनको जमीन दी थी। 2007 में यूपीए की सरकार ने क्यों उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए थे कि ये लद्दाख के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये चीन के साथ काम करते हैं, ये अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों हुआ था? फिर ये कोई कुछ भी कहे कि हम तो वहां गए थे तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की ही बड़ी तारीफ कर रहे थे। पाकिस्तान जाना ऐसी किसी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में या ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में जाना, ये थोड़ा चिंता पैदा करता है, क्योंकि मुझे ध्यान में है एक जिन्ना इंस्टीट्यूट हुआ करता था, पता नहीं वो अस्तित्व में है या क्या स्थिति है, शायद लंदन से चला करता था, इस्लामाबाद से चला करता था, उसकी बैंकॉक में कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती थी। हमारे देश के पत्रकार वहां जाते थे और बात क्या करते थे, कश्मीर को कैसे आजादी दिलानी है, जिसके नाम में फर्जी आजाद लगा रखा है, जो हमारा हिस्सा है, जो सचमुच जहां बुरा हाल है, जहां पाकिस्तान ने बर्बरता की, उसकी बात वो लोग नहीं करते थे, वो यहां की बात करते थे। तो क्या हो रहा था इसको हम आप नहीं बता सकते। और ये कहना कि कोई व्यक्ति बड़ा उसने कमाल का काम किया है, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। कई बार हम जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम ही चलाएंगे, जैसे हो सकता है उनके मन में ये रहा, कोई जानता नहीं है। लेकिन 370 से निकलकर जब लद्दाख गया, जो वो चाहते थे, जो 30 साल पुरानी मांग पूरी हुई, हो सकता है उनको लगा हो कि लद्दाख अब हम चलाएंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? और एक इसकी इजाजत तो मीनाक्षी जी कतई नहीं दी जा सकती कि किसी हिस्से का कोई व्यक्ति कहे कि ना ना यहां दूसरे हिस्से वाला नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ले लद्दाख के लोग जैसे दिल्ली में और हमारे उत्तर प्रदेश में आकर रह सकते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली का आदमी, देश का हर हिस्से का आदमी वहां जाके रहे, वहां जाके खरीद भी सकता है। पर्यावरण और संस्कृति का ध्यान रखेंगे, वो ठीक बात है। लेकिन ये जो लद्दाख की पूरी सियासत बदली है विनोद जी, ये लद्दाख की सियासत ऐसे एकदम से तो नहीं बदली होगी, वो एक साल दर साल बदलती चली गई होगी। सोनम वांगचुक 2007 में कांग्रेस की नजर में कुछ गलत कर रहे थे। 2018 में अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि उन्हें इस गवर्नमेंट के ही टेन्योर में बड़ी जमीन भी मिल गई। अब इसी गवर्नमेंट पर यह आरोप भी है, जो पुलिस पर आरोप लगा रही है सोनम वांगचुक की पत्नी की गलत किया जा रहा है, विच हंटिंग हो रही है। सीबीआई का भी नाम ले लिया, आईबी का भी नाम ले लिया, थोड़े दिनों में ईडी का भी नाम सामने आ जाएगा। सियासत बदल तो रही है और बहुत तेजी से बदली है, हमें अब दिख रही है। नहीं, देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में हमारी अपनी सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मेरी राय है कि मैं उनको देशद्रोही कतई नहीं मानता। उनसे आप लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि सरकार वो लगातार लद्दाख को लेकर आवाज़ उठा रहे थे पिछले 2 साल 3 साल से, और अनशन भी कर रहे थे। दिल्ली में तक पदयात्रा की उन्होंने, तो उन्होंने सैनिकों के लिए वो हॉट वो भी बना के भेजे हैं, सोलर वो जो है बना के भेजे। उन्होंने वहाँ पानी की समस्या का समाधान, जो गर्मियों में समस्या हो जाती है, उसके लिए उन्होंने जो वो बनाए, क्या कहते हैं, स्तूप बनाए, आइस स्तूप, बहुत सारा काम किया उन्होंने। और जब तक आप सरकार के सुर में सुर मिलाते रहे, तब तक आप बहुत महान थे, आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, अवार्ड भी मिल रहा है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा सरकार से इतर लाइन लेने, लाइन इतर क्या थी भाई, 2020 के चुनाव में खुद बीजेपी ने वादा किया था कि हम 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे, तो वही तो मांग रहे थे वो, कि आपने वादा किया, आप उसकी प्रक्रिया शुरू करिए। लद्दाख की स्टेट की जहाँ की बात है, स्टेटहुड की, अभी सोनम वांगचुक को छोड़िए, अभी वहाँ जो एक संस्था संगठन है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसके चीफ ने कहा कि हम 370 का हमने विरोध किया था, लेकिन हम तब ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, अब हमें महसूस हो रहा है। अब उनका नाम है कुछ जंगियाओ करके कुछ नाम है, वो उसके प्रमुख हैं संस्था के, जिन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये रिहा नहीं होती। कारगिल और लद्दाख में हमेशा विरोधाभास रहा है। आज कारगिल के लोग भी सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए एकजुट हो गए हैं, और सोनम वांगचुक वहाँ जन समर्थन भी है। सोनम वांगचुक ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया कि वो भारत से कोई अलग होने की बात कर रहे हो, ये भी उड़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान वो गए थे, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए थे, अकेले वही नहीं गए थे, भारत से 4 लोग आमंत्रित थे उसमें। सुनीता नारायण भी आमंत्रित थे, वो नहीं जा पाई थी बीमारी के कारण। एक मिस्टर पुरी साहब भी गए थे, तो लोग और गए थे, और दुनिया भर के लोग आए थे। और जब गए थे पाकिस्तान, तो क्या बिना भारत को बताए गए थे? बाकायदा वीज़ा, पासपोर्ट पे एंट्री होगी, सब चीज़ें ओपन थी। और क्या पाकिस्तान लोग पहले कभी गए नहीं? अच्छा, ये जो पाकिस्तान जाने वाली बात है, उसी पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान गए थे, बताया कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही वो पाकिस्तान गए थे। वो बयान भी आप सुन ले। विच हंट किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और 3 दिन हम गए थे और हम वापस आए थे, बाकायदा विद प्रॉपर वीजा एंड एवरीथिंग, ऑन द इन्विटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड डॉन मीडिया. So it was a conference. What's wrong with it? India can play cricket with Pakistan. Okay, Mr. Modi can visit China. Nobody asks na question, because we know the intent is right.
सो वी डोंट, हमको एक्शन नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे का इंटेंट देखना चाहिए। समीर जी, कौन तय करेगा सोनम वांगचुक का इंटेंशन ठीक था या नहीं था? सुप्रीम कोर्ट गया है अब ये मामला। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सोनम वांगचुक पर अगर सरकार ने एनएसए लगाई है तो सरकार के पास कुछ रहा होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि तो सामने क्यों नहीं आ रहा है फिर? नहीं तो, लेकिन ये बात भी सही है जो गीतांजलि ने कहा कि भाई अरेस्ट होने के 5 दिन के भीतर आपको किस आधार पर आपको एनएसए लगाया, इसकी कॉपी दी जाती है, वो अभी तक दी नहीं गई है। उसी आधार के पे वो एनएसए को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दे सकते थे। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट गई, अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछेगा कि भाई किस आधार पर एनएसए लगाया गया, वो आप डॉक्यूमेंट्स जिस पे लगाया उसको भी दीजिए और केंद्र सुप्रीम कोर्ट को भी बताइए। तो सरकार को ये आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा कि अगर आपने एनएसए जैसा इतना मुझे बड़ा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि सरकार डिटेन करके अपनी परेशानी लद्दाख में बढ़ा रही है या कम कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय अगर सरकार को लगा होगा कि जिस तरीके से हिंसक आंदोलन हो रहा है और उसको रोकने के लिए, और ये अभी ना हो इसके लिए हमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन एनएसए लगाना, मुझे लग रहा है एनएसए लगाना, मुझे लगता है कि एक बड़ा मतलब सरकार ने कठोर निर्णय लिया। सरकार हाउस अरेस्ट कर सकती थी, सरकार दूसरे मामले में गिरफ्तार कर सकती थी। एनएसए उनके ऊपर साबित करना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। मैं बस एक मुझे ब्रेक के लिए जाना है, मुझे कॉल आ गया है, लेकिन यही सवाल आपके पास लेके आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक लाइन में जवाब दें, सरकार ने अपनी सिरदर्द बढ़ाई है या कम कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ गोली चली, अशांति की स्थिति आ गई, फूंक दिया गया और उसके पीछे अगर सोनम वांगचुक किसी भी तरह से शामिल है तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस वजह से थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी वो आग लगवा देगा। अगर उसकी बात आरोप आ रहे हैं तो जब साबित होगा तो देखा जाएगा। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, समीर चौगांवकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात होने जा रही है चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को एक और तोहफा दे दिया है। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत एक और किश्त जारी हुई है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी बिहार में कुल 1 करोड़ महिलाओं के खाते में अब तक 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद महिलाओं को 2 लाख की आर्थिक मदद देने की भी योजना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से उनका आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की और कहा कि अब चुनाव होने वाला है, ऐसे में महिलाएं उनकी पार्टी और गठबंधन का ख्याल रखें। एक तरह से काम किया और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तब चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी को का बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा। एक तरह से समीर जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं महिलाओं से कि चुनाव संभाल लेना हमारा। नीतीश जी महिलाओं से बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने उन शब्दों में नहीं कहा। उनके कहने का तात्पर्य था नोट लो वोट दो। मैंने आपके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए थे। तो अब ये 10,000 रुपये का आप मान रखना, मैंने जो दिया है नीतीश जी ने आपको दिया है, उसका वोट हमको आप दे देना। ये सीधा स्कीम जो है ये महिलाओं को वोट बैंक के लिए प्रभावित करेगी, इसमें कोई दौरा नहीं। और यही जो स्कीम है जो पूरे विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन गई है कि ठीक है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 400 रुपये के लिए 800 रुपये पेंशन कर दी, 150-150 यूनिट बिजली फ्री कर दी, बाकी जो चल रहा है वो सब चल ही रहा है। लेकिन एक झटके में 10,000 रुपये मिलना और ये कहना कि भाई अगर आप बेहतर काम करोगे, कोई अपना कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो आपको उसके बाद 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा, ये उद्योग शुरू करने के लिए दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक वन टाइम हेल्प के रूप में आप इसको नहीं देख सकते कि भाई आप उद्योग शुरू करोगे तो आपको 2 लाख मिलेंगे, अगर आप कोई उद्योग शुरू नहीं करोगे तो 10,000 के बाद आपको कोई इसकी मदद मिलेगी नहीं। लेकिन जिन महिलाओं के लिए 500, 700, 1,000 रुपए भी बहुत प्रभावित करते हैं घर की जरूरतों के लिए, उनके लिए 10,000 एक झटके में देना निश्चित रूप से विपक्ष को झटका लगने वाली ये स्कीम है। नहीं, इसलिए देखिए तेजस्वी यादव भी अगर परेशान है तो कोई गलत परेशान नहीं है, क्योंकि पूरी जान फूंक देने के बाद
बात भाई, सत्ता जिसके पास है वो योजनाओं का ऐलान कर सकती है और योजनाओं का ऐलान के साथ साथ खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर सकती है, कोई रोक टोक तो है नहीं। लेकिन एक इसमें ये भी जोड़ दूं कि भाई जरूरी नहीं होता कि जिसके पास सत्ता होती है वो योजना लागू करे, उसी की योजना माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, मतहरी वंदन योजना जो शुरू की थी बीजेपी ने, तब तो बीजेपी सरकार में नहीं थी, बीजेपी ने खाली फॉर्म भरवाए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको महिलाओं को, हर महिलाओं को 1200-1500 रुपए देंगे। तब भूपेश बघेल ने कहा था कि भाई बीजेपी नहीं दी, कि भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी थी, एक किस्त ट्रांसफर भी कर दी थी। लेकिन चूंकि जनता को भरोसा था और जो भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल था वो इतना बुरा था कि जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया। तो भरोसा किस पे होता है ये भी देखा जाता है ना। तेजस्वी यादव अगर कह देते कि मैं 10 या 15,000 रुपए दूंगा, तब भी कोई उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। नीतीश सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है ये 5 साल का काम भी देखिए, पिछले 20 साल का काम देखिए, तो जनता को लगता है कि आने वाले समय में यही सरकार जो है, एनडीए की सरकार, सारी बात तो देखिए, ये बात सच है, बात भरोसे की होती है। किसी पर भरोसा होता है और किसी पर भरोसा नहीं होता। कोई सब कुछ कर देता है तो भी भरोसा नहीं हो पाता। ये जरा एक मंच की दिलचस्प तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। जरा ये तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। नीतीश कुमार मंच पर है, विजय सिन्हा जी भी आए और फिर उन्होंने कहा थोड़ा लेट आए हैं। एक बार जरा ये बयान सुना दें। अब विजय सिन्हा जी ने क्या कहा वो तो ऑडियो आ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ में आ गया, विजय सिन्हा जी थोड़ा लेट आए हैं। नहीं, लेकिन अगर लेट आए हैं तो ये ठीक तो नहीं है। मुख्यमंत्री आ गया और उसके बाद आप आ रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप इसको पीड़ा के तौर पर भी देख सकते हैं। ये सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और पता नहीं, ये न समझ में आने वाली बात है। कितनी बार हम लोग आपस में ही मजाक उड़ाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, ये अलग ही होता है। और अगर मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री वहां देर से पहुंचता है, ये तो सचमुच ये थोड़ा सा परेशान करने वाली प्यार बात से समझा तो दिया उन्हें। नहीं, ठीक है, वो तो अपना एक कह दिया, हल्के हाथ में कह दिया। लेकिन आप उसको वैसे देखें तो ये कभी होता नहीं है। क्या ये संभव है क्या कि प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हो और दूसरे लोग देर से आ रहे हो? क्या मिनिस्टर देर से आ रहे हो, दूसरे लोग देर से आ रहे हो? संभव नहीं है ना। और ये प्रोटोकॉल भी होता है। ये पता नहीं, जो भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री से पहले आएंगे, वो सबसे अंत में आते हैं। तो मुझे लगता है इसका ख्याल वैसे भी रखा जाना चाहिए। अच्छा, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए एक नसीहत रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को समझना चाहिए कि कौन राम कौन लक्ष्मण। उन्हें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने की भी सलाह दे दी। दरअसल तेज प्रताप यादव से आरजेडी में रहने के दौरान भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के तेजस्वी यादव के बयान पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं तो उन्हें समझना चाहिए कौन राम है और कौन लक्ष्मण है। उन्हें मर्यादा देखनी चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। पार्टी बनाए तो बनाए पार्टी, अब जो जलने वाले हैं जलते रहे। हमको तो आगे बढ़ना है, जनता के बीच में जाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे पार्टी के खिलाफ भैया कैंडिडेट खड़ा कर दिया करते थे, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उनका लगाव जिनसे रहता है पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हों अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। विनोद जी, रामायण का जिक्र कर दिया, कौन राम है कौन लक्ष्मण है कौन जयचंद है, वो समझाने की तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने को राम मानते हैं तो निकल पड़े राजपाट छोड़ के जंगल जाके। लक्ष्मण पीछे आए नहीं, तेजस्वी यादव, उनकी पीड़ा शायद ये हो। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव का पूरी तरह से नियंत्रण है पार्टी पर और लालू जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। ये तकलीफ लालू परिवार में मीसा जी को भी रही, ये तकलीफ तेज प्रताप को भी और रोहिणी आचार्य जी उनकी बहन उनको भी है, क्योंकि परिवार के अंदर जब सत्ता का मामला होता है तो तेजस्वी सबसे छोटे हैं। पर कोई क्वालिटी तो देखी होगी तेजस्वी यादव में, तभी तो उन्हें आशीर्वाद मिला है। देखिए, तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद यादव ने क्वालिटी ये देखी कि तेजस्वी के अंदर संगठन की क्षमता अच्छी है और कहीं ना कहीं वो लीड कर रहे हैं और लालू जी उनको अपना एक तरह से वारिस घोषित कर चुके हैं। तेज प्रताप की समस्या ये रही कि तेज प्रताप को कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
ना उन्होंने परिवार भी के तो अंदर। अपने आप को गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया गया ना कि जब आप गंभीर होंगे ही नहीं तो गंभीरता से कौन लेगा। कभी आप त्रिशूल लेकर के शंकर जी बन के निकल जाएंगे कभी आप कांवड़ यात्रा में निकल जाएंगे, कभी आप बांसुरी लेकर के और लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं ऐसा। आजकल नहीं कर रहे हैं, मोर पंख नाचने लगेंगे। तो पहले क्यों कर रहे थे? ऐसा तो नहीं कोई गलत बुद्धि दे रहा था इन्हें? पता नहीं ये पहले क्यों कर रहे थे, मुझे लगता है ज्यादा लाडले रहे। देखिए तेज प्रताप जो है 7 बहनों के बाद बेटा हुआ था, तो हमारे भारतीय परिवारों में पहले, अब तो लड़के और लड़की को लेके एक समानता का नजरिया काफी हद तक लोगों में आ गया। पहले लड़के की उम्मीद में ही पता लगा 7-7, 8-8 लड़कियां हो जाती थी, तो जो उसके बाद 8वां या 9वां बच्चा होता था, लड़का अगर होता था तो बड़ा दुलारा, बड़ा लाडला होता था वो। तो कुछ तेज प्रताप को उसी तरह का लाड़ प्यार मिला, खास करके माता का, राबड़ी जी का, और अचानक से बनवास मिल गया। उसमें वो जो है काफी हद तक जैसे होता ना कि बिगड़ जाए सो बहुत दुलारे, तुलसीदास जी ने कहा है, तो वो लाड़ प्यार में हो गए। और उसी लाड़ प्यार के कारण वो इस तरह की हरकतें करते रहे कि उनको कभी ना परिवार ने गंभीरता से लिया, ना पार्टी ने लिया, ना बिहार ने लिया। हालांकि मंत्री भी बनाए गए 2015 में, सब हुआ, विधायक भी बने। अब वो एक जो छवि बन गई उनकी, उस छवि से वो निकल नहीं पा रहे हैं। फिर पारिवारिक उनकी दिक्कत आ गई, जो शादी उनकी हुई और बड़े अच्छे परिवार में, दरोगा राय जी की पोती, वो चंद्रिका राय जी की बेटी से शादी हुई, वो शादी टूट गई उनकी, उनका व्यक्तिगत मामला था। वो सब तमाम जो विवाद उनके साथ जुड़े, उसके बाद वो अलग हुए। तेजस्वी ने पूरी तरह से लालू जी की विरासत को संभाल लिया है। आज आरजेडी पर तेजस्वी का पूरा दबदबा है, प्रभाव है, वर्चस्व है, और लालू जी भी उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। अब वो तकलीफ तेज प्रताप को है, क्योंकि वो भी उतने ही बेटे हैं, तेजस्वी हैं। अब उनको लगता है, परिवार में ये होता है कि भाई हम भी तो हैं, तो नहीं, वो हमको हिस्सा दीजिए। ये जो ये कह रहे 10 आदमियों को टिकट दिलाने वो आ जाएंगे। ये इज्जत नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, ये सब जो नसीहत दे रहे हैं, इससे क्या हासिल हो जाएगा? उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई लालू प्रसाद ने योग्यता समझी तो तेजस्वी को दिया। सोनिया गांधी अपने बेटे की योग्यता को नहीं समझ पाई है, उसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी। उससे बेहतर किसी और को देती तो पार्टी की हालत नहीं होती। देखिए, मुझे लगता है कि जो परिवार की जो लड़ाई है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की, वो अब खुलकर आ चुकी है। मतलब अब कोई इसके अंदर नहीं है। तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि मैं कभी आरजेडी में लौट कर नहीं जाऊंगा। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो उम्मीदवार को तय कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव की जो पकड़ वाली सीट है वहां पर वो दौरा कर रहे हैं, तो यह तय है कि वो इस बार तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती घर से मिलने वाली है। और तेज प्रताप यादव उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। और इस बार अगर कोई लंका ढहेगी तो घर का भेद ही ढाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आरजेडी की जो बुरी हार होगी, उसमें तेज प्रताप यादव की बड़ी भूमिका होगी। 15 सीटें 2020 के चुनाव में सिर्फ 5000 के अंतर से, वोटों से जीती थी, कम अंतर से आरजेडी ने। वो 15 सीटें टारगेट लेकर चल रहे हैं इस बार तेज प्रताप यादव, और वहां वो उन उम्मीदवारों को उतारेंगे जिनको लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि तेजस्वी यादव ने कभी अपनी लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं की। कम से कम पब्लिकली तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें तेज प्रताप यादव के सम्मान में कोई हानि हुई हो। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी होती है ना कि उसमें सब कुछ मामला है कि सत्ता कहाँ है। सत्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के पास होती है, यानी जो सरकार में होते हैं। विपक्ष में भी जो पार्टी है उसकी सत्ता बहुत बड़ी होती है भाई। टिकट तय करना, पद देना, हर तरह की जो आप दबाव की राजनीति कहते हैं, वो किसके हाथ में? वो तेजस्वी के हाथ में। और देखिए, सच यही है, लालू जी जैसे तो तेज प्रताप ही है। समय बदल गया, नहीं तो जैसी हरकतें तेज प्रताप जी करते हैं वैसे लालू जी भी करते थे। आपको याद होगा वो चरवाहा विद्यालय, आपको याद होगा वो धोती पहन के, लुंगी पहन के बैठे हुए हैं और 4 लोग और बनियान में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा लालू जी की होली, आपको याद होगा किसी को भी भप भप करके भगा देना। तो वो समय बदल गया, वरना तेज प्रताप और लालू जी में कोई बहुत अंतर नहीं है। तेज प्रताप क्या उनसे कम गंभीर दिख रहे हैं? अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं तेजस्वी को। तो मुझे लगता है समय बदल गया, उस समय में तेजस्वी बेहतर निकल गए। अब राजनीतिक तौर पर कितना बेहतर निकलेंगे? 2020 के चुनाव में हाथ आते आते बस रह गई। ये जो बात कर रहे हैं विनोद जी की घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली स्थिति समीर जी सॉरी नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मैं ये मानता हूं कि दोनों गठजोड़ में बहुत कांटे का मुकाबला था। पिछले कुछ समय में एनडीए की तरफ वो बढ़त गई है। ये जो वोट चोरी राहुल गांधी ने चिल्लाया, उसकी हवा निकली, और तेजस्वी और राहुल के बीच में जो विवाद हुआ उससे मामला हुआ। और अभी जो ये 10,000 खाते में गया है ना, मेरा मानना है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बहुत मेजॉरिटी के साथ ही बनवाएगा। कुछ सीटों पर जो समीर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि घर का भेदी लंका नहीं ढाएगा, लेकिन घर का भेदी कहीं कहीं से सुराख जरूर कर रहा है। जो 4,000, 6,000, 2,000 वाली सीटें होंगी वहां वो हरवाएगा।
ठीक, बात बिहार की ही हो रही है और बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा चेहरों को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया। फरवरी से लेकर सितंबर 2025 तक किए गए सर्वे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को लेकर जनता की राय में उतार चढ़ाव देखा गया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन सी वोटर के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2025 में जहां 18% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे थे, जून में आते आते ये आंकड़ा घटकर 17 हुआ, अगस्त में लोकप्रियता 15% पर आ गई और सितंबर में हल्की बढ़ोतरी के साथ अब 16% पर है। और दिलचस्प ये है कि उनके कामकाज को लेकर जनता अब भी संतुष्ट है। फरवरी में 58% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, जून में यह आंकड़ा बढ़कर 2% और बढ़ा, 60 हो गया। सितंबर में इसमें 1% और जुड़ गया, 61% हो गया। लोग संतुष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही उनके सीएम फेस के तौर पर समर्थन में गिरावट आई हो, लेकिन उनके काम को लेकर जनता का भरोसा अब भी कायम है। इससे पहले कि हम बाकी नामों पर जाएं, इसे जरा यहीं रोक लेते हैं। विनोद जी, सीएम के तौर पर भले ही उतने पसंद ना किए जा रहे हो, लेकिन काम को लेकर 61% लोगों का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। एक रिएक्शन। 61% जो है इसमें बीजेपी के समर्थक भी शामिल हैं और जेडीयू के समर्थक भी शामिल हैं, जिनको लग रहा है कि काम तो सरकार ठीक कर रही। जेडीयू के लोग उनको मुख्यमंत्री रूप में फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी का समर्थक वर्ग, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहता है। इसीलिए सरकार के काम को लेकर तो संतुष्ट हैं सब हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का सवाल आता है तो वो पीछे हट जाता है। मतलब राय देने वाले गठबंधन के ज्यादा हैं और सीएम साहब के कम है। हमेशा ऐसा होगा। सीएम के लिए सिर्फ उनको जेडीयू के लोग देखना चाहते हैं जी, बाकी विपक्ष के तो चाहेंगे ही नहीं। सत्ता पक्ष में भी ना चिराग पासवान के समर्थक देखना चाहते हैं, ना मांझी के समर्थक देखना चाहते हैं और ना बीजेपी के समर्थक देखना चाहते हैं। इसलिए उनका एज ए चीफ मिनिस्टर में मामला कम हो जाता है। अगला नाम जरा तेजस्वी यादव का भी आप देख लें। तेजस्वी यादव फरवरी 2025 में 41% लोगों की पहली पसंद थे। हालांकि जून में ये गिरकर 35% हुई, अगस्त का महीना आते आते 31% नीचे हो गई और सितंबर में एक बार फिर उनकी लोकप्रियता 31 से 36% पर आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि उनके वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा जैसी राजनीतिक सक्रियता उनके ग्राफ को एक बार फिर से ऊपर कर रही है। वहीं चिराग पासवान को आप देखें, फरवरी में केवल 4% लोगों के वो पसंद थे, जून में समर्थन बढ़कर 10% हुआ, अगस्त में घटकर 9% हुआ और सितंबर में फिर से 10% हुआ। ऊपर नीचे हो रहा है। सरप्राइज पैकेज के तौर पर तो प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर फरवरी में 15% लोगों की पसंद थे सीएम के रूप में, जून में यह आंकड़ा 16% का हो गया और सितंबर में सीधे 23% तक पहुंच गए। उनकी लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनता उन्हें एक विकल्प के तौर पर देख रही है। अब फिर यह सवाल खड़ा होता है हर्षवर्धन जी, ये उनके चेहरे की लोकप्रियता तो हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी की मौजूदगी ये तय करेगी ना कि वो लोकप्रियता कितनी काम आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार हो गया है बिहार में कि प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर चुन लिया जाएगा। ठीक है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों उसको खारिज करने के लिए तो हम लोग यहाँ हैं नहीं। लेकिन विश्लेषक के तौर पर जब हम देखते हैं, अभी प्रशांत किशोर को बहुत लंबा रास्ता तय कर रहा है। इस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी बुनियाद तय होने वाली है। मान लीजिए कि वो 5% से अधिक, 5 से 10% के बीच में मत पा जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि बिहार की एक और पार्टी खड़ी हो गई। मान लीजिए कि उनके पास कुछ 2, 4, 6, 10 विधायक तक आ जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि विधानसभा में उनकी बात कहने के लिए लोग हो गए। लेकिन अगर कोई भी ये देख रहा है कि प्रशांत किशोर विकल्प हैं, तो मुझे लगता है वो अतिरेक के भी चरम पर है। और कई बार जब इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव आदमी है, मैनेजमेंट वाले हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उनके इससे क्या होता है कि इसमें आपको सर्वे वगैरह में वो खूब मिलेंगे, लेकिन जमीन पर इसका इतना असर मुझे नहीं होता दिखता है। समीर जी, आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव का भी अच्छा ग्राफ है, इसमें चिराग पासवान का ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है और एक प्रशांत किशोर सरप्राइज पैकेज है। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता को लग रहा है कि भाई एक कोई विकल्प मिलना चाहिए और इस बार बहुत अच्छे विकल्प जनता के पास उपलब्ध है। अगर आप देखेंगे तो 18वीं विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है और अगर आप अभी तक 23 मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बने और सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया है,
जो पहले शिकन मुख्यमंत्री थे उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। अब आप देखिए, अगर 35 साल की राजनीति अगर देखोगे तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। 15 साल लालू का राज देखा, वो जंगल राज के रूप में निकला। उससे बचने के लिए 20 साल से नीतीश कुमार का राज है। तो 20 साल देने के बाद भी अगर नीतीश कुमार को जनता ये सोचती है कि भाई फिर नीतीश कुमार को दिया जाए, तो 20 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार नीतीश कुमार ने किया है कि वो जनता उन्हें फिर से वोट दे। तो मुझे लग रहा है कि 20 साल के बाद अब जनता को भी विकल्प देखना चाहिए। अगर बेहतर विकल्प और ऐसा व्यक्ति विकल्प है जिसके परिवारवाद का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके पास किसी 420 से कमाए हुए पैसा नहीं है, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करता है, जो आपको पलायन न हो उसकी बात करता है, जो कहता है कि इस बार आप अपने बेहतर भविष्य और बच्चों की शिक्षा के लिए वोट कीजिए, बिहार की जनता पलायन न करे इसके लिए वोट दीजिए, तो आपके पास अगर एक अच्छा विकल्प आ रहा है तो आप आजमा के देखिए ना। लेकिन कोई भी विकल्प तो सर तब काम करता है ना पार्टी की स्ट्रेंथ पर। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पार्टी की स्ट्रेंथ पे, वही आप उसने मेहनत करी, उम्मीदवार देगा, जनता की ताकत से तुम पार्टी बनती है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास पहले जमीनी स्तर पर संगठन था क्या? या प्रफुल्ल कुमार महंतो के पास आसाम के अंदर जमीनी स्ट्रेंथ था? चुनाव लड़े, जनता ने समर्थन दिया, सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, जनता समर्थन दे। अगर अच्छा आदमी आपके बीच आ रहा है तो आप बताइए कि भाई 20 साल नीतीश कुमार को झेला, 15 साल लालू साल को झेला, जो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भैया रोटी पलटते उलटते रहना चाहिए, जल जाती है, तो इस बार रोटी पलट के देखिए आप। बिहार में एक ऐसा वोटर है जिसको महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल वोटर बोलते हैं, वो एनडीए से भी अब खुश नहीं है, नीतीश कुमार से ऊब चुका है। आरजेडी और महागठबंधन के साथ वो जाना नहीं चाहता। वो प्रशांत किशोर को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। वो ये भी मानता है शायद पढ़े लिखे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्लीन हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बीजेपी के नेताओं पे अभी सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जो जेडीयू के हैं और जायसवाल जी हैं, दिलीप जायसवाल, इन सबकी जो प्रसाद सभी को बराबर दे रहे हैं, दे दिया। और हिम्मत के साथ जिस तरह सम्राट चौधरी का उन्होंने पूरा जो है सिजरा दिखा दिया, जो अलग जेडीयू पहले भी आरोप लगा चुका है, सारे आरोप, लेकिन अब तो साथ ही में एक दूसरे के। भारतीय राजनीति की तो विडंबना है ना कि कल तक आरोप लगाइए, अगले दिन साथ हो जाएगी। पार्टी भी तो आ जाते हैं ना। तो प्रशांत किशोर उस चीज को, उस धारा को तोड़ रहे हैं और इसलिए कई लोग ऐसे में जानते हैं सरकार शायद ना बना पाए, लेकिन कहते हैं वोट देंगे। क्यों? वो कहते हैं कब तक हम बने रहे एक वोटर। तो इस तरह की वोटर के बीच में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसी वजह से उनका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और सबसे पहले बात होगी पड़ोस वाले मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले 5 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर जान ले ली। सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को वहां गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में वो भर्ती है। पाकिस्तान की बर्बर आर्मी प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर मार रही है, उन पर गोली चला रही है। और अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीओके के सच को दबाने में जुटी हुई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों की पिटाई कर दी गई। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस ने पहले छापा मारा, वहां पर पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर घसीटा, उन पर हमला किया। अब ये देखिए, लाठी तंत्र चलता है वहां पर, गोलियों का ही दबदबा है वहां पर, क्योंकि एक तरफ पीओके में जहां पर आजादी की मांग उठ रही है, और वो क्या गलत कर रहे हैं, केवल अपना हक मांग रहे हैं। नदियों का पानी मांग रहे हैं, उन नदियों से बनने वाली बिजली में अपना हक मांग रहे हैं, आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई से आजादी की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार से आजाद होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बदले में उन्हें मिल रही है गोलियां। और जब यही खबर वहां के पत्रकार इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, वहां पर पत्रकारों के ऊपर भी जुल्म किया जा रहा है बर्बर तरीके से। आपको कुछ आवाजें और वहां की तस्वीरें दिखाती हूं। ठीक है सर, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। ये पोजीशन है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। और हिम्मत देखिए, पत्रकारों ने भी अपना कैमरा ऑन कर रखा है, वो लगातार इन पुलिस वालों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बर्बरता वो उनके साथ, जो सलूक उनके साथ वो कर रहे हैं, वो सब कुछ
रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुसकर ये हो रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, कितनी बेदर्दी से पीटा गया है। पूरी तस्वीर हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। पीओके में पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। ये पीओके की सच्चाई है। थोड़ी सी आवाज और उठाएं। हम तुम्हारी मौत हैं, ऐसा मैं जो सुन पा रही हूँ। वहां पर प्रदर्शनकारी एकदम आमने सामने हैं, पुलिस के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि बीते दिनों में हमने देखा कैसे सीधा खुली छूट दे दी वर्दीधारियों को कि आप गोलियां चलाएं, बरसाएं, मरते हैं तो मरने दो, घायल होते हैं तो होने दो। मुझे लगता है कि दुनिया को ये देखना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का सही मायने में अगर कहीं दमन हो रहा है, बर्बरता हो रही, तो वो जो भारत का हिस्सा है जिसको अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, पीओजे के, ये अचानक नहीं होता है कि 40-50 लोगों को गोलियां मार दी गई हो, मर गए, 120 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रेस क्लब में लोग पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पुलिस घुस जाती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि गुस्सा बहुत ऊपर चला गया, जिसको कहते हैं ना कि नाक के ऊपर पानी चला गया। और अब ये स्थिति वहां चली गई है जहां पुलिस और वहां की जनता, वो दोनों आमने सामने हैं। उनको लग रहा है कि हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी सुविधा, उस पर तुम कब्जा कर लेते हो। चीन को उसको गिरवी रखने, चीन के चरणों में गिरवी रख देते हो। हमें उसका हिस्सा नहीं मिलता है। हमारा जो सामान्य जीवन है, जो बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाए, वो हमको मिल नहीं पाती है। और ऊपर से हमारे लोगों की जान भी चली जाती है। मुझे लगता है कि अब वो जो बार बार हम कहते हैं ना कि कैसे वो हिस्सा हमारे पास आएगा, वहां के लोग खुद ये विद्रोह करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। और इस जो फर्जी वाली ये आजाद कश्मीर की सरकार है, जिसको बार बार आजाद कहते हैं क्योंकि तो फर्जीवाड़ा करते हैं, ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, ये स्वतंत्र होगा। ये उस राह पर चल चुका है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बहुत साफ साफ दिख रहा होगा कि वहां सरकार नाम की चीज नहीं है। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे जिसको जो मर्जी है वो चल रहा है। कोई आतंकवादी संगठन, कहीं सेना का कोई आदमी, कोई आईएसआई का आदमी। मुझे लगता है उस नियति की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो हर दिन सामने आ रही है, गोलियां चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही देश में उन्होंने बॉर्डर बना दिया हो। एक वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की बाकी आवाम का है और एक वो हिस्सा है जो पीओजे का है। मीनाक्षी, पाकिस्तान का बाकी आवाम में भी आप, उसमें भी आप करिए, पंजाब को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान का मतलब पंजाब हो गया है। सिंध के लोग कभी खुश नहीं रहे पंजाब, वहाँ की पंजाबी डोमिनेंस से। बलूच का तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार वहाँ विद्रोह चल रहा है। पख्तून भी है, कभी संतुष्ट नहीं रहे। अभी हाल में ही वहाँ तो बाकायदा बॉम्बिंग कर दी उन्होंने एक उसमें। और टीटीपी जो वो तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान, वो तो उनकी लड़ाई लड़ रहा है पख्तूनों की। अब ये पीओजे की जो है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हमारे हिसाब से तो गुलाम कश्मीर है वो, चूँकि उनका हमारा भारत का हिस्सा जिसको कब्जा कर रखा है उन्होंने। मुझे लगता है कि ये, मुझे कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है मौजूदा, उसकी लेजिटिमेसी डाउटफुल है। आप याद करिए जब चुनाव हुए, उस चुनाव में कितने इमरान खान के समर्थक निर्दलीय जीते थे, सबसे इमरान खान पार्टी के लोग। और उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया था इमरान खान की पार्टी का, तो निर्दलीय लड़े थे। और उसके बाद वहाँ बिजली गई, वो कैसे हराए गए लोग, और ये सरकार बनी जो गठजोड़ की सरकार है, जिसमें ये बिलावल भुट्टो की पार्टी भी शामिल है, शहबाज शरीफ की पार्टी भी शामिल है, और छोटे मोटे मिला के ये बनी हुई है। तो ये गवर्नमेंट ही शुरू से जिस दिन बनी तब से क्वेश्चन में है और हमेशा अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। और वहाँ सेना पर निर्भर है पूरी तरह से। और सेना मतलब आसिम मुनीर का जो रुतबा इस वक्त बढ़ गया है पाकिस्तान में कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनके पीछे पे चलते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं पर, बहुत दिलचस्प किस्सा था कि एक बार जनरल जियाउल हक और एक फौजी जनरल उनके साथ गए व्हाइट हाउस। नहीं समझिएगा, इमरान खान और जनरल बाजवा जी वो व्हाइट हाउस गए। जनरल बाजवा पीछे चल रहे थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की तरफ आगे चल रहे थे।
अब शहबाज शरीफ पीछे चलते हैं, आसिम मुनीर मुनीर आगे चलते हैं। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो ये जो और ये जो हालत हुई है ना, आप देखिए, इसलिए तो वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पिछले 5 दिन से जहां पर बवाल हो रहा है, प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार तो है नहीं, और कोने कोने से प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके का वो जो सेंटर पॉइंट है इस पूरी बगावत का, पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। और इनके पास भागने के, देखिए ये तस्वीर बहुत गौर से देखिएगा, इनके पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, यहाँ से उन्हें पीटा जा रहा है, पहाड़ी से नीचे धकेला जा रहा है। इनके हाथ में कोई हथियार तो है नहीं। ये मिलिशिया है वहाँ की, आर्मी रेगुलर आर्मी नहीं है, ये जो है ये मिलिशिया है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, उस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं ये, उनको वहां लगा रखा है, लगा रखा है। हाँ। ऊपर से ख्वाजा आसिफ जो है रक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि इनको बहुत ज्यादा दे चुके हैं, अब इनको कुछ मिलने नहीं वाला है। जो पीओ के लिए उनके जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि उनको उनकी हैसियत से हमने ज्यादा दिया है, अब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, और अगर ज्यादा उपद्रव करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो सेना इनसे निपटना जानती है। तो जिस तरीके से व्यवहार सरकार कर रही है कि भाई शहबाज शरीफ तो एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत करके मामले को निपटाओ, बातचीत हो नहीं पा रही है। रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से आंदोलन करोगे तो सेना से निपटना जानती है। तो अब मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का ये हिस्सा जहां उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, ये इसी तस्वीर का मैं वेट कर रही थी। सुमीर जी, इस तस्वीर को आप देखिए, ये हैं आर्मी के लोग, ये फौज के लोग हैं, बच रहे हैं, खिसक रहे हैं अब यहाँ से, दौड़ा दौड़ा कर पिटा जा रहा है। बिल्कुल कायदे से इनकी सुताई हो रही है, और धुनाई ऐसी होनी चाहिए। तो मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस्लामाबाद की भी आपने देखी। पीओजे की आज़ादी की मांग कर रहा है, और पाकिस्तान की सच्चाई यही है, उसकी आर्मी की कोई इज्जत नहीं है, ना दुनिया में है और ना उनके अपने मुल्क में है। ये एकदम सही समय, इस समय इमरान खान की पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी सड़कों पर उतर जाना चाहिए, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि ये सरकार तभी जा सकती है कि अब जब पीओके ने कर दिया है तो वो भी अगर जमीन पर उतरते हैं तो इस तरीके से सरकार का तख्ता पलट या इस तरह की सरकार सत्ता से तभी बाहर हो सकती है कि जब बाकी लोग भी जमीन पर उतरे। वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। बात अफगानिस्तान की भी कर लेते हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। 10 अक्टूबर को यह दौरा हो सकता है। इसके बाद अब पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। यह पहला मौका होगा जब कोई तालिबानी लीडर भारत के दौरे पर आएगा। इसी साल की शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी, और अब उनका भारत दौरा कई मायने में बेहद अहम है। खास तौर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को काउंटर करने में अफगानिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कूटनीति हो या फिर युद्ध नीति, दोनों के लिहाज से अफगानिस्तान के साथ भारत के मजबूत संबंध पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए अहम है, और यही वजह है कि भारत से मजबूत होते रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन शहबाज और मुनीर को ही हो रही होगी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से हर्षवर्धन जी मजबूत रहे हैं। फिर वहाँ की पार्लियामेंट को बनाने का काम जो जिम्मा भारत ने उठाया, या अब एक बार फिर से जब अफगानिस्तान पटरी पर लौट रहा है, भारत के साथ रिश्ते अब उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेहतरी। देखिए, भारत किसी भी देश के साथ रिश्ते खराब नहीं रखता है, और अफगानिस्तान से तो हमारे जो पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो जुड़े रहे हैं। वहाँ पर जब तालिबान एक तरह से कहें कि लोगों के जो हित थे, वहाँ के लोगों के अधिकार थे, उनका हनन करके जब वो आया तो उसके खिलाफ भारत रहा। लेकिन भारत चाहे हामिद करजई की सरकार हो या उसके बाद की सरकारें हों या फिर तालिबान की सरकार है, भारत ने वहाँ के जो रीबिल्डिंग अफगानिस्तान है उस प्रोसेस में हमेशा साथ दिया। और वो कोई ऐसा नहीं कि इस सरकार या उस सरकार का मसला है, ये देश की नीति है, चाहे पहले की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकार है या अभी की सरकार है। चूंकि जब इस बार तालिबान आया, जिस तरह से वो सत्ता में आया, महिलाओं को लेकर जिस तरह से अलग अलग जो संस्थाएं थी उसको ध्वस्त किया, तो हमारे रिश्ते उनसे पूरी तरह से टूट गए थे। अब वहां की चीजें पटरी पर आ रही हैं, वहां एक गवर्नमेंट काम करती हुई दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उनके साथ कोई बातचीत न करें। एक एग्जाइल में गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट वहां है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, अब वो प्रतिबंध हटा लिया है। प्रतिबंध हटाया है तो भारत ने इनको आने की इजाजत दी है। और आज के समय में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं
उसमें अफगानिस्तान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई दिखती नहीं। इस पे एक छोटा सा विनोद जी आपका कमेंट, पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है? देखिए, पाकिस्तान इसलिए बौखला रहा है कि पाकिस्तान को एक गलतफहमी थी कि तालिबान उनकी जेब में रहेगा, क्योंकि जो पुराना तालिबान था मोहम्मद उमर वाला, वो उसको उसके गठन में पाकिस्तान का बड़ी भूमिका थी। और वो पाकिस्तान, जब वो तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज था तो पाकिस्तान ने ही मान्यता दे रखी थी। एक दो देश थे जिन्होंने मान्यता दे रखी थी, उससे पाकिस्तान में था। बाद में वहाँ नॉर्दर्न अलायंस की सरकार आई और फिर हामिद करज़ई राष्ट्रपति बने, अब्दुल गनी बने। वो लंबा 20 साल का समय था। भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हुए और भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार अच्छे रहे हैं। एक कालखंड वो तालिबान वाला छोड़ दीजिए, पहले वाला जो हिंसा का बड़ा दौर था, उसामा बिन लादेन और मोहम्मद उमर की जो जोड़ी थी वो छोड़ दीजिए, बाकी हमारा रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और हमेशा हमारे लिए अफगानिस्तान एक विंडो रहा है आगे के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, जहाँ से हम उन देशों के साथ भी अपने ताल्लुकात रखते थे। जी। पाकिस्तान की समस्या ये है कि अफगानिस्तान का जो जनमानस है उस डूरंड लाइन को नहीं मानता, जिसको अंग्रेज खींच गए। जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जहाँ से हमारे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी आते थे जिस इलाके से, वो उन्होंने कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, वो तो कहते थे या तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं या हम फिर अफगानिस्तान के साथ जाएंगे या हम अपना अलग बनाएंगे, हमें इनसे क्या मतलब है। लेकिन वो सारे ऐतिहासिक कारण हैं और इसीलिए आप देखिए अक्सर अफगानिस्तान से डूरंड लाइन तोड़ करके बॉर्डर से लोग घुस आते हैं पुराने पठान वाले खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। पाकिस्तान जब दोबारा तालिबान आया तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई। ISI के चीफ साहब वहाँ पहुँच गए, उनको लगा कि ये तो हमारी जेब में रहेगा, अब दोबारा हमारा। लेकिन इस बार का जो तालिबान है, जो लीडरशिप है, वो थोड़ी दूसरे तरह की लीडरशिप है। हैं वो भी कट्टरवादी है, उनको बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन चूंकि रूस में, कतर में, दोहा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तमाम बातें की और वहाँ पर एक तो उसके तालिबान के नेता ऐसे हैं जो देहरादून में पढ़े हैं, शेरू उनका नाम, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी कुछ विदेश मंत्री वगैरह कुछ हैं उसमें। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं और इसीलिए भारत का दूतावास वहाँ बंद नहीं हुआ। और हमारे सर जो मिस्त्री साहब भी गए और लगातार भारत के साथ उनके बातचीत संवाद होता रहा। और अब वो विदेश मंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। सरकार कोई भी हो, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते होने चाहिए, वहाँ के आवाम के साथ। बिल्कुल ठीक बात। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग अब तक किसी कॉमेडी से कम नहीं रही है। टैरिफ लगाना हो, पाकिस्तान से हाथ मिलाना हो, खुद के लिए नोबेल के दावेदार बताना हो, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं जो ट्रंप को हास्यास्पद किरदार में फ्रेम करते हुए दिखाई दी है। ट्रंप के इसी बर्ताव को अब इंटरनेशनल लीडर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग में ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। अल्बेनियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। इसमें रामा अमेरिकी राष्ट्रपति के वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लेकर उनकी समझ पर तंज कस रहे हैं। To us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and he worked very hard. अब अगर ताकत के लिहाज से, समीर जी, क्षेत्रफल के लिहाज से, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिहाज से, इंटरनेशनल पोजीशनिंग के लिहाज से कहीं पर भी दोनों देशों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अल्बेनिया ने धो डाला। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन ये एक मजाक के रूप में लिया जाना चाहिए। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा कि ट्रंप को बहुत अपमानित करे, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि एक सार्वजनिक जगह पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, कैमरे ऑन हैं और निश्चित रूप से बात बाहर जा सकती है। या तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ट्रंप को नीचे दिखाने की कोशिश की होगी। वो बीच में खड़े हुए थे, बिल्कुल कह रहे हैं, उन्होंने उससे मतलब उनके गाल भी थपथपाया उसके बाद उन्होंने, तो मुझे लगता है इसे व्यंग के रूप में उन्होंने कहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में जिस तरीके के वो हंसी के पात्र बनते हैं, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ वो निर्णय ले लेते हैं, किसी देश पर टैरिफ लगाते हैं, बातचीत कुछ होती नहीं है, बिना बातें कोई बात बोल देते किसी देश को लेकर। तो तमाम तरह के उनके बयानों का विरोधाभास तमाम सामने आता रहा है। दुनिया के तमाम देश इसका खंडन करते रहे जिस तरीके से ट्रंप बयान देते रहे। और अमेरिका का राष्ट्रपति कभी ऐसा रहा नहीं, उसे बहुत धीर गंभीर माना जाता था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर कुछ कहा है तो पूरी दुनिया उसे बहुत गंभीरता से सुनती थी।
ट्रम्प पहले ऐसे राष्ट्रपति की जो सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प को भी सोचना चाहिए कि जब इतने छोटे देश, ये बिल्कुल उनके वैसे ही था बयान का- समीर जी कि जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को के लिए कह दिया था, हजारों साल पुरानी समस्या है और सबके लिए सालों कहते से हैं, भारत पाकिस्तान नहीं, आप कह दोगे कि कनाडा को हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए और आप तमाम तरह की अगर आप बातें करोगे तो निश्चित रूप से आपकी फिर एक हंसी का पात्र आप बनोगे और आपको लेके मजाक चलेगी। ठीक है, अभी व्हाट्सएप पे नहीं चली, अब सार्वजनिक रूप से चल गई है मजाक एक कार्यक्रम के अंदर, तो ये संकेत है और ट्रम्प को भी इसे सीखना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन भी अपनी हंसी रोक तो नहीं पाए, लेकिन ये तस्वीरें भी ट्रम्प साहब तक पहुंची गई होगी, हो सकता है आजकल में रिएक्शन वहां से भी आ जाए।